कहानी की शुरुआत होती है जी से, जो कि एक माफिया हियर है, यानी चाइना टाउन का एक पावरफुल नाम। जब उसे पता चलता है कि उसका ही आदमी उसके इलाके में ड्रग्स बेच रहा है और ऊपर से उसके लोगों को जबरदस्ती ट्रैफिकिंग में धकेल रहा है, तो वो उसके पास आके उसे सबक सिखाता है और सीधा उसके एक हाथ को काट देता है। बाद में उसका ये एक आदमी बताता है कि अंकल कुन ने वेहाओ को वुगांग स्ट्रीट भेजा है किसी गद्दार को पकड़ने के लिए, और गैंग के सारे हाई लेवल मेंबर्स जिसमें हाओयू भी शामिल है उन्हें तुरंत मेंशन वापस बुलाया है। अब ये सुनते जी को याद आता है कि वो तो अभी वुगांग स्ट्रीट पर है। अब वो बिना देर किए उसे ढूंढने के लिए भाग पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वुगांग स्ट्रीट पर हायू मैडम जू के पास आती है, जो कि फॉर्च्यून टेलर है। हायू जब उससे अपना फ्यूचर के बारे में पूछती है तो मैडम जू उसका फ्यूचर देखकर बोलती है कि करियर तो उसका स्ट्रांग रहेगा, पर जब बात बच्चे की आती है तो उसे वर्स्ट लक वाला स्लिप मिलता है, यानी शायद उसे फ्यूचर में कभी बच्चा न हो। और उसकी इसी किस्मत को बदलने के लिए वो कुछ खास डबलिंग्स बनाने चली जाती है। और उसी वक्त में हायू चुपचाप वहाँ से निकल के एक छत पर आती है, जहाँ वो अपने गॉड फादर यानी एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर गुआन रेंजी से मिलती है और उन्हें सारी जमा करी हुई इंफॉर्मेशन दे देती है, लेकिन साथ ही वार्न भी करती है कि चैंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन अब और भी ज्यादा डेंजरस हो गई है, क्योंकि वो धीरे धीरे लीगल बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे उनके अंदर घुसना और मुश्किल हो रहा है। देन रेंजी उसे बताते हैं कि उनका एक पुराना जान पहचान वाला इंसान जी हैंग अब प्रमोट होके वापस इसी एरिया में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन अब उनकी जो ये सीक्रेट मीटिंग होती है वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाती, क्योंकि रेंजी को खबर मिलती है कि अंकल कुन के लोग उन्हें फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसी दौरान जी भी हायू को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अब सिचुएशन काफी बिगड़ गई थी, तो इसलिए रेंजी तुरंत हायू को वहाँ से भगाकर खुद पीछे रुक जाते हैं और सबूत को एक फ्लावर पॉट में छुपा देते हैं। तो वही हायू अपना सामान लेने के लिए जल्दी जल्दी वापस मैडम जो की शॉप पर आती है और अपना सामान लेकर तुरंत वहाँ से निकलती है। और जब भागते भागते सीढ़ियों से नीचे आती है तभी उसकी आंखों के सामने रेंजी सीधा नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि अंकल कुन के लोग दूसरे रास्ते से उनके पास पहुंच गए थे। अब उनकी लाश देख हायू दंग रह जाती है और सदमे में वहीं खड़ी रहती है। तभी वहाँ गुंडों के आने की आवाज आती है, तो वो भागते भागते जी से टकरा जाती है और जी बिना कुछ बोले उसे किस कर लेता है, वो भी एक सिक्योरिटी कैमरा के सामने, ताकि सबको लगे कि वो दोनों उस वक्त साथ में ही थे। उसके बाद वो जबरदस्ती हायू को अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से तेज स्पीड में निकल जाता है, बिल्कुल उसी वक्त जब जी हैंग वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो उन दोनों को पकड़ नहीं पाता। वैसे इसी के बारे में अभी रेंजी हायू को बता रहे थे, तो वहीं यहाँ हायू कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जी उसे चुप करवा देता है। अब मेंशन पहुँचने से पहले वो कार को रोकता है और हायू के पास जाकर उसकी नेक पर लव बाइट बनाता है और फिर उसे वार्न करता है कि अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें सबको ये बताना होगा कि कल से हम दोनों साथ में हैं, और ये वार्निंग देके वहाँ से चले जाता है। अब जैसे ही हायू मेंशन पहुँचती है तो बाकी गैंग मेंबर्स उसके नेक पर बने हुए मार्क्स को नोटिस कर लेते हैं और दोनों के पूरी रात साथ होने की बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ जियाली नाम की लड़की की एंट्री होती है और उसे ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है और उसका डाउट और भी बढ़ जाता है। जियाली ओपनली हायू को चालाक और चालबाज लड़की बोलकर उसकी इंसल्ट करती है और उस पर सीधा इल्जाम लगा देती है कि उसने रेंजी के साथ मिलकर उसके बिजनेस को बर्बाद करने की प्लानिंग की थी। इतना ही नहीं, वो ये तक घमंड में कह देती है कि तुम्हारे गॉडफादर की मौत के पीछे मेरे ही लोगों का हाथ है। मगर ये सुनकर भी हायू उसके सामने ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब गुस्से में जियाली उसका सर फोड़ने ही जाती है कि जी उसे आके रोक लेता है और कहता है अगर तुम्हें कोई इश्यू है तो मुझसे निपटो। अब माहौल और ज्यादा टेंस हो जाता है कि तभी वहाँ अंकल कुन बीच में आकर सबको रोक देते हैं। वो सबको याद दिलाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी यूनिटी है और अगर वो आपस में लड़ने लगे तो सब खत्म हो जाएगा। तभी गैंग का एक आदमी रेंजी का फोन लेकर आता है और बड़ी शेकी मारते हुए कहता है कि मैंने उस पुलिस ऑफिसर का मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी कूद कर जान दे दी। लगता है वो मेरे से डर गया। ऊपर से जियाली भी कहती है कि क्यों ना रेंजी के फोन के लास्ट कॉन्टेक्ट पर कॉल करके देखें, जिसका भी फोन बजा सच सामने आ जाएगा कि असली गद्दार आखिर है कौन। वैसे उसे पूरा यकीन होता है कि हायू ही असली गद्दार है। चलो
लास्ट टाइम रेंजी से मिली थी। अब हायू के तो होश उड़े हुए होते हैं कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर कॉल लगाया गया तो उसकी फोन की घंटी बजेगी, क्योंकि लास्ट पर्सन वही तो थी जो रेंजी से मिली थी। अब जैसे रेंजी के फोन से लास्ट डायल नंबर लगाया जाता है तो सरप्राइजिंगली हायू को फोन नहीं बजता, बल्कि फोन की रिंग फैशू के पॉकेट में से सुनाई देती है, जो जियाली का ही एक पुराना और वफादार आदमी होता है। अब फैशू पूरी तरह टूट जाता है और तुरंत सब कुछ कन्फेस कर देता है और बताता है कि उसने सिर्फ एक बार रेंजी के साथ मिलकर काम किया था, क्योंकि उसे अपनी माँ की सर्जरी करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी। वो बहुत मजबूर हो गया था, क्योंकि गैंग के लीगल बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने की वजह से उसके पास पैसे कमाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन उसने कभी भी कॉप्स को असली इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब जियाली भी उसकी साइड लेनी चाहती है, मगर अंकल को गुस्से में उसे चुप करवा देते हैं और फैशू जैसे बताने चाहता है कि वो आज वोगांग स्ट्रीट गया ही नहीं था। उससे पहले ही जी बिना हिचकिचाए उससे गोली मार देता है और ये देख सभी के होश उड़ जाते हैं। अब वो ठंडे दिमाग से सबको बोलता है कि अंकल कुन के साथ गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा होती है और वो है मौत। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो मैटर वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जियाली के लिए ये एक बड़ी बेइज्जती थी। अब वो जैसे देखती है कि फैशू की लाश को कुत्ते खा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर वो बदला लेने की कसम खा लेती है, क्योंकि फैशू उसका तब से वफादार था और उसे फॉलो करता था जब से वो एक टीनेजर था। दूसरी तरफ अंकल कुन अब और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। वो अपने खबरी को हायू के बैकग्राउंड की गहरी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि कैसे हायू ने सालों पहले अपने गॉडफादर रेंजी से ऑफिशियली रिश्ता तोड़ दिया था, वो भी सिर्फ जी के साथ रहने के लिए। लेकिन फिर भी हायू अंकल कुन के लिए एक शक के दायरे में बनी रहती है। साथ ही वो ये भी ऑर्डर देते हैं कि जैसे पुलिस रेंजी की जगह किसी नए ऑफिसर को अपॉइंट करे तो वो उसे तुरंत इन्फॉर्म कर दे। वैसे ये खबरी कौन है वो दिखाया नहीं चाहता। यहाँ दिखाते हैं कि जी और हायू घर जा रहे होते हैं और आज पूरे दिन में जो भी हुआ उस वजह से हायू की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके फोन का कवर चेंज है और तब उसे पता चलता है कि जी ने जानबूझकर उनके फोन्स बदल दिए थे मेंशन जाने से पहले। अब वो भागकर जी के पास आती है और उसके हाथ में अपना फोन देखती है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जी हायू को मेंशन ले जा रहा था तब उससे एक फोन आया था और बताया गया कि वेहा और रेंजी का फोन लेके ओल्ड मेंशन गया है। अब ये सुनते वो हायू को लव बाइट्स देते टाइम उसका फोन चुरा लेता है और बदल के दूसरा फोन रख देता है और फिर बाद में उसने फैसू को फंसा दिया। अब जब हायू अपना फोन जी से लेने जाती है तो जी ये भी रिवील करता है कि उसे पहले से पता था कि रेंजी से मिलने वही गई थी, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि फैशू उस टाइम गैम्बलिंग कर रहा था। और फिर जी ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसने फैशू को सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो सच बोलकर हायू को एक्सपोज न कर दे। मतलब उसने फैशू की जान ली सिर्फ और सिर्फ हायू की जान बचाने के लिए। ये सुनकर हायू अपनी सफाई में कहती है कि वो सिर्फ वोगांग स्ट्रीट पर अपनी फर्टिलिटी के बारे में जानने के लिए गई थी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ रेंजी भी होंगे और अपने गॉड फादर की मौत से वो पहले ही टूट चुकी है और ऊपर से जी का ये कोल्ड और शक भरा बर्ताव उसे और भी ज्यादा हर्ट करता है। और वो जी से साफ साफ कहती है कि चाहे वो अपनी बेगुनाही को साबित भी कर दे फिर भी उनका रिलेशनशिप यहीं खत्म है, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो उस पर भरोसा करने की जगह उस पर शक करता हो। अब ये सुनकर वो गुस्से में हायू को घेर लेता है और उसका फोन छीनकर सिम निकाल के उसको तोड़ देता है और फेंक देता है और साफ साफ उससे कहता है कि उनके रिलेशनशिप की शुरुआत और एंड दोनों उसके हाथ में है, यानी हायू अपनी मर्जी से इस रिलेशन को खत्म नहीं कर सकती। पर इस मोमेंट के बाद वो हायू पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देता है, यानी उसे हर वक्त बताना होगा कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। इतना ही नहीं, वो अपने वफादार आदमी फेहू को भी हायू पर 24 घंटे नजर रखने के लिए लगा देता है ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। अब बाद में जब जी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तब फेहू वहाँ आकर उसे हायू के बारे में अपने की गई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देता है, यानी बताता है कि हायू सच में मैडम जो के पास ही गई थी सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, और वहाँ उन्हें बच्चे के मामले में वर्स्ट लक वाला स्लिप मिला और वो रोती हुई वहाँ से चली गई। फेहू ये भी कहता है कि अब जब रेंजी मर चुका है तो हायू से जुड़ी जितनी भी बातें या शक है उन्हें यहीं खत्म कर देना चाहिए। अब ये सुनते ही जी को अचानक 6 साल पहले की अपनी मुलाकात याद आ जाती है। यहीं से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस वक्त जी धीरे धीरे अपना नाम बना रहा था। वो शानमाओ नाम के एक गुंडे को पीटने के बाद वार्निंग देता है कि वो बुजुर्गों और बच्चों को परेशान करना बंद करे। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जी वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए उसकी टक्कर
हायू से हो जाती है। वो उसका गला पकड़ लेता है ताकि वो चीखे या चिल्लाए नहीं और उसे देखने लगता है और बाद में वहाँ से भाग जाता है। वैसे हायू उस वक्त इस इंसिडेंट की इकलौती गवाह होती है। ऑफिसर उससे पूछता है कि किसकी गलती थी, तो वो भी जी को देखते हुए उसे बचा लेती है और सारा का सारा इल्जाम शानमाओ के ग्रुप पर डाल देती है कि उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। बाद में जब जी उससे पूछता है कि उसने उसके लिए झूठ क्यों बोला, तो हायू सिंपल से जवाब देती है कि तुम दूसरों की मदद करते हो, इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद की। वो ये भी कहती है कि अगर वो बदला लेने वाली आत्मा भी है, तब भी वो उन अच्छे लोगों में से है जो बुरे लोगों को सजा देते हैं। देन जब जी उससे कहता है कि झूठ बोलने वालों की जगह सीधा नर्क में होती है, तो हायू बिना डरे कह देती है कि उसे इस बात से कोई डर नहीं लगता और उसका यही अंदाज जी के दिल को छू जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हायू शानमाओ के अड्डे पर होती है, क्योंकि हायू का भाई जो कर्ज में डूबा होता है उसने अपनी बहन को ही शानमाओ को बेच दिया है और अब शानमाओ हायू से उस दिन का भी बदला लेना चाहता है जब उसने पुलिस के सामने गलत गवाही देके उसे जेल भिजवा दिया था। अब जैसे ही ये खबर जी को पता चलती है तो वो तुरंत वहाँ पहुँचता है और हायू को बचाने के लिए पूरी जगह हिला देता है, सबको पीटने लगता है, जबकि उस वक्त वो ऑफिशियली चेंग फेंग गैंग का हिस्सा भी नहीं था। अब वो जैसे ही हायू के पास आता है तो वो डर के मारे उसका चेहरा देखे बिना ही उस पर हमला कर देती है। फिर जब देखती है कि वो जी है तब वो थोड़ी शांत होती है और जी भी उसे यकीन दिलाता है कि अब वो सेफ है और वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे घर जाना है। अब हायू को सेफ जगह लाने के बाद वो अपने लोगों को कहता है कि जाके हायू के लिए महंगे और कंफर्टेबल कपड़े लेके आओ, और इतना ही नहीं, वो अपने एक आदमी को बोलता है कि वो अपनी माँ को लेकर आए ताकि वो हायू का ख्याल रख सके, क्योंकि वो जियाली की मदद तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। तभी अचानक लाइट्स चली जाती है तो जी भागा भागा हायू के पास आता है और अपना लाइटर जलाता है ताकि उसे डर न लगे, लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गया था कि वो अभी नहाने के बीच में है। अब वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगता है तो हायू उसे रोक लेती है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब जब वो नहा लेती है तो जी उसे उठाकर बाहर लाता है और उसके बालों को सुखाने के बाद उसकी चोट पे दवाई लगाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जी ने शानमाओ के पूरे अड्डे को आग लगा दी थी और उनके गैंग को बर्बाद कर दिया था, और उसका ये बिहेवियर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हलचल मचा देता है। अब जियाली सीधा अंकल कुन के पास जाकर कंप्लेन करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि जी ने अंडरवर्ल्ड के रूल्स तोड़ दिए हैं, उसने शानमाओ के पूरे गैंग को खत्म कर दिया। तो जी तुरंत जवाब देता है कि मैंने हायू के भाई का पूरा कर्ज चुका दिया था, फिर भी शानमाओ ही था जो हायू को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, तो मैं क्या करता। तो इसके जवाब में जियाली उसके सामने सबूत रख देती है कि हायू असल में एक हायर रैंकिंग ऑफिसर रेंजी की गॉड डॉटर है। ये सुनते ही जी शॉक हो जाता है। फिर जियाली जी को भड़काने की भी कोशिश करती है और बोलती है कि हायू उसके साथ सिर्फ खेल खेल रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हायू रोते हुए तेज बारिश में रेंजी के पैरों में पड़ के उससे अपने और जी के रिश्ते को एक्सेप्ट करने की गुजारिश करने लगती है, और दूर से जी भी ये सब देख रहा होता है। लेकिन यहाँ रेंजी बहुत सैड होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे इसलिए नहीं पाला था कि वो आखिर में एक आम गुंडे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चुने। अब वो गुस्से में हायू को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और तब जी उसके पास आके उसे संभालता है और उसे अपने घर ले जाता है, और हायू अब उसी के साथ रहने लगती है। एक दिन जी उनके बीच की टेंशन को खत्म करने के लिए हायू को एक बड़ी रकम देता है और कहता है तुम जाके ये पैसे अपने गॉड फादर को दे दो ताकि तुम पर कोई एहसान न रहे। लेकिन वो लेने से मना कर देती है और कहती है क्या तुम मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तो वो हंसते हुए कहता है तो मेरी लाइफ के बारे में क्या ख्याल है। अब वो इतना करीब होता है कि उसे किस करने जाता है, लेकिन बीच में ही हायू उसे रोक देती है, और वो भी उस पेपर से जिस पेपर में उसने जी के लिए एक रोमांटिक शायरी लिखी थी। अब जी उस पेपर को लेके पढ़ने लगता है तो हायू काफी शर्माने लगती है। वो उसके क्लोज आते हुए पूछता है क्या तुमने ही मेरे लिए लिखी है। तो इस पर हायू कुछ नहीं कह पाती। फिर वो उसके बालों में से रिबन निकाल कर उसकी आंखें बंद करते हुए जैसे ही उसे फिर से किस करने जाता है तो इस बार भी हायू उसे रोक लेती है और उसकी आंखें बंद करते हुए उसके फॉरहेड पे किस करती है, और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद जी उसे अपनी दुनिया से रूबरू करवाता है और अंकल कुन से वादा करता है कि वो शानमाओ वाले इंसिडेंट की भरपाई करेगा और गैंग के लिए और भी ज्यादा बिजनेस लेकर आएगा। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं और दिखाया जाता है कि जब सुबह हायू नींद से उठती है तो जी को अचानक अपने सामने देखकर डर जाती है, क्योंकि वो उसे घूर कर देख रहा था। देन जब जी उसकी परवाह करता है तो वो उसे अपने आप को छूने भी नहीं देती और समझती है कि शायद वो पूरी रात बाहर मस्ती करता रहा होगा
होगा, जबकि असल में तो वो उसके पास ही था। अब हायू का कोल्ड बिहेवियर देखकर भी जी उससे कुछ नहीं कहता है और जबरदस्ती रेडी होने को बोलता है, बट जो वो कहती है कि मैं नहीं होंगी, तो जी कहता है अगर तुम नहीं होगी तो मैं खुद तुम्हें तैयार करूंगा। देन वो उसे उठाकर अंदर ले जाता है। फिर ये दोनों पहुंचते हैं रेंजी के मेमोरियल सर्विस के लिए। वहाँ जी के दो बंदे रेंजी का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो हायू को काफी गुस्सा आता है। वो जी पर भी गुस्सा करने लगती है, इसलिए जी उसे बाहर ही रुकने को कहता है और अपने बंदों के साथ फ्यूनरल होम के अंदर चले जाता है। पर एंट्रेंस पर ही जी का सामना जी हैंग से हो जाता है, जो अब रेंजी की पोजीशन ले चुका है। जी हैंग जी से यहाँ का इन्विटेशन मांगता है, लेकिन जी उस बात का मजाक उड़ा देता है और जानबूझकर वहाँ सिगरेट जलाता है, जैसे कानून को चैलेंज कर रहा हो। और जब उसे फाइन की वार्निंग मिलती है तो वो बिना परवाह किए पैसे का एक बंडल जमीन पर फेंक देता है और फ्यूनरल हॉल से बाहर चले जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक और चीज करता है। वो कॉन्डोलेंस के पैसे खास तौर पे हायू के नाम से डोनेट करके जाता है। यहाँ बाहर वेट करते हुए हायू सिगरेट पीती है और अपने मिशन के असली मतलब के बारे में सोचने लगती है। असल में हायू का मिशन काफी पहले से शुरू हो चुका था। रेंजी के इन्फॉर्मेंट बनने से भी पहले वो पहले अंकल कुन और चैंगफेंग गैंग की सच्चाई खुद अकेले ही ढूंढ रही थी। रेंजी और उसकी बातों से पता चलता है कि उस गैंग ने उसके पेरेंट्स को झूठे रिश्वत के केस में फंसाया था और उसके भाई को गैम्बलिंग के कर्जों में धकेल दिया था, जिसकी वजह से उन सबको आखिर में अपनी जान देनी पड़ी ताकि इस मसले में हायू भी फंस न जाए। और इसलिए शुरू से लेके उसे रेंजी ने पाला। वैसे अब दर्द और बदले की आग में हायू ने जानबूझकर जी की गर्लफ्रेंड बनना एक्सेप्ट किया ताकि वो अंदर से सबूत इकट्ठा कर सके और गैंग के पीछे छुपे असली लोगों को एक्सपोज कर पाए। और तब रिवील होता है कि उसने और रेंजी ने मिलकर अपनी दूरी का सिर्फ ड्रामा किया था ताकि उसकी कवर आइडेंटिटी सेफ रहे और साथ ही जी हैंग के प्रमोशन पर भी कोई असर न पड़े। वैसे रेंजी ने हायू को पहले ही वार्न किया था कि जी के इतने करीब जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन हायू ने कहा कि ये रिस्क लेना जरूरी है, तभी वो खुद को किसी काम का महसूस कर पाएगी। अब प्रेजेंट में जी जब हायू को सिगरेट पीते हुए देखता है तो उससे पूछता है कि तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू करा, पर वो नहीं बताती और बहुत कोल्ड तरीके से कहती है अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या हम घर चल सकते हैं। वैसे वो तो बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी और तनाव अब भी साफ नजर आ रहा है। घर लौटकर जी हायू को कहता है कि अगर तुम चाहो तो रो सकती हो, रोको मत अपने आप को। अब जब वो कुछ भी जवाब नहीं देती तो जी कहता है अब तो तुम मुझे डरा रही हो, और फिर वो उसे वहाँ बैठा कर रेजर देते हुए कहता है कि प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। देन वो हायू से कहता है कि जिसने भी उसके बारे में बुरा बोला था उसने सबको सजा दे दी है, और उसे याद दिलाता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उसे अंकल कुन के शक से बचाने के लिए किया था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो, तो हायू सीधा जवाब देती है कि हाँ, और इतना कि मन करता है कि तुम्हें मार ही दूं। लेकिन फिर वो उस रेजर को नीचे करते हुए कहती है कि उसे मार देना उसके लिए काफी आसान सा पनिशमेंट होगा, बल्कि वो जेल में सड़ने के लायक है। इस पर जी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपने यूजुअल एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ कहता है कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती जब तक वो खुद ना चाहे। फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों एक बहुत ही पैशनेट नाइट एंजॉय करते हैं। इस दौरान वो उससे पूछता है कि क्या वो दोनों सच में सब कुछ भुलाकर दोबारा से स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो हायू भी मान लेती है, पर ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ऑफिसर रेंजी ने हायू को वार्निंग दी थी कि उनका वक्त अब खत्म होने वाला है, और उन्होंने उसे ये भी प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए एक नया हैंडलर अरेंज करेंगे, और हायू को इंस्ट्रक्शंस दी कि उन्होंने न्यू सिम कार्ड एक फ्लावर पॉट में छुपाया हुआ है, और अगले दिन हायू वो सिम कार्ड इसी पॉट से निकाल लेती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जब जी शॉवर ले रहा होता है तब हायू को एक मैसेज आता है सेंडर की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। तो रिप्लाई में हायू उसे एक चैलेंज भेजती है, जैसे कि सामने वाले को उसका एक कोड क्रैक करना होगा और एक स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन पर मिलना होगा। ये सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम पहले हायू और रेंजी के बीच एक मीटिंग के दौरान तैयार किया गया था। रेंजी को पता था कि हायू कोई ट्रेंड प्रोफेशनल एजेंट नहीं है, इसलिए उसने मोर्सो कोड की जगह कुछ ऐसा सजेस्ट किया जो उसकी इंटरेस्ट से मैच करता हो, जैसे कि पोएट्री। देन दोनों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जिसमें पोएट्री की लाइंस डेट और लोकेशन को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक पोयम का यूज करके 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे दो चैंसी टेम्पल पर मिलना। इसी बीच जी ने अपने आदमी फेहू को हायू पर
नजर रखने के लिए लगा रखा था। वो जी को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि आजकल हायो बुक स्टोर जा रही है, ऑर्फनेज में चैरिटी का काम कर रही है और मैटर्निटी स्टोर से बेबी टॉयज और बॉटल्स भी खरीद रही है। और इन सबसे वो अंदाजा लगाने लग जाता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है। जी तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि हायो को जो भी चाहिए वो उसे खरीदने देना, पर बस उस पर नजर लगातार बनी रहे। अब मीटिंग वाले दिन हायो टेम्पल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जी अचानक इंसिस्ट करता है कि वो भी उसके साथ ही चलेगा और आज सारा दिन उसके साथ बिताएगा। अब उसका ध्यान भटकाने के लिए हायो सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो दोनों आज लोटस स्ट्रीट पर जाकर वेंटन्स खा लेते, लेकिन जी कहता है कि तुम्हें मेरे लिए अपने प्लान्स बदलने की जरूरत नहीं है, हम डोचैंसी ही चलेंगे। अब जैसे जैसे वो डोचैंसी पहुँचते हायो की बेचैनी बढ़ती जाती है। देन वो दोनों टेम्पल आते हैं और वहाँ बार बार हायो बस अपनी वॉच को ही देख रही थी क्योंकि 9 बजने ही वाले थे। उसे समझ नहीं आता कि वो जी से कैसे दूर जाए, क्योंकि आज उससे वो पर्सन मिलने आने वाला था जो उसके मिशन में उसका साथ देगा और उन दोनों के मिलने का टाइम ठीक 9 बजे का है। अब जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं कि ठीक उसी वक्त जी को एक फोन आ जाता है और वो कॉल लेने के लिए थोड़ा दूर चले जाता है और हायो को एक छोटा सा मौका मिल जाता है अपने कांटेक्ट से मिलने का। अब ठीक तय किए गए समय पर नया हैंडलर वहां पहुंचता है और पहले से डिसाइड करी हुई शायरी पढ़ के सुनाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर हायो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका कांटेक्ट कोई और नहीं, उसका पहला प्यार जी हैंग निकलता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो हायो ने आगे होके जी हैंग से ब्रेकअप कर लिया था और रीजन ये बताया कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। इवन उसके बाद से हायो ने उससे सारे कांटेक्ट तोड़ दिए थे। अब प्रेजेंट में जी के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए जी हैंग हायो को बताता है कि उसे तभी से शक हो गया था कि वो एक अंडरकवर एजेंट हो सकती है जब उसने उसे रेंजी की मौत वाले दिन क्राइम सीन पर जी के साथ जाते हुए देखा था और उस दिन उसने जानबूझकर अपने कलीग से झूठ बोला था कि उसने उनकी लाइसेंस प्लेट नहीं देखी सिर्फ हायो को बचाने के लिए। जी हैंग ये भी रिवील करता है कि रेंजी को पहले से ही पुलिस फोर्स के अंदर एक गद्दार के होने का डाउट था, इसलिए उन्होंने खुद ही फोन रिकॉर्ड्स और एविडेंस को मैनिपुलेट किया ताकि हायो एक्सपोज न हो और इसी मैनिपुलेशन की वजह से गैंग ने गलती से फेशु को गद्दार समझ लिया। ये सब सुनकर वो इमोशनल हो जाती है कि उसके गॉडफादर ने अपने लास्ट टाइम तक उसे प्रोटेक्ट करा। आखिर में जी हैंग हायो को एश्योर करता है कि उसने सुपर इंटेंडेंट की फाइल्स क्रैक कर ली है और अब पुलिस डिपार्टमेंट में वही एक ऐसा इंसान है जो हायो की असली आइडेंटिटी जानता है। अब जब तक जी वापस आता है तब तक जी हैंग वहाँ से निकल चुका होता है और हायो के आई मेकअप को हल्का सा खराब देख जी जब उससे इस बारे में पूछता है तो हायो ये कह देती है कि वो बस अगरबत्ती के धुएं की वजह से हुआ है। फिर हायो उस पर प्रेशर डालती है कि वो बुद्धा के सामने जाकर नील करे और प्रार्थना करे, तो जी उसे टीज करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें किसी देवता से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं उनसे ज्यादा इफेक्टिव हूँ। इसी बीच जी हैंग एक गैम्बलिंग जैसी जगह पर रेड डालता है और वेहाओ को इलीगल ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करके पकड़ के वहाँ से ले जाता है। वैसे पुलिस के पास अभी तक ये एविडेंस नहीं था जिससे साबित हो जाए कि वेहाओ ने ही रेंजी को मारा है, यानी वो उसके मर्डर से डायरेक्टली कनेक्ट है, लेकिन ड्रग चार्जेस इतने थे कि उसे डिटेंशन में रखना उनके लिए पॉसिबल हो गया था। पर ये सिचुएशन गैंग के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाती है क्योंकि अंकल कुन काउंसलर के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं और किसी भी तरह से इस स्कैंडल से बचना चाहते हैं क्योंकि ड्रग्स वाली बात अगर बाहर आ गई तो ऑब्वियसली बदनामी होगी और जी हैंग इनके रास्ते का कांटा बनता जा रहा था। इसी दौरान पता चलता है कि शाम को एक नए नाइट क्लब का ओपनिंग प्लान किया गया है और जब वहाँ हायो तैयार होके आती है तो जी उससे इंसिस्ट करता है कि शाम को एक ओपनिंग पार्टी है तो वो भी उसके साथ चले, तो वो भी हाँ कर देती है। अब जब जी रेडी होने गया होता है तब हायो नीचे आती है और सामने उसे जी हैंग मिल जाता है जो उसे देख रहा था बड़े प्यार से। तभी अचानक से कार आके उसे टक्कर मार के चली जाती है और शॉक के मारे जैसे ही हायो गिरने लगती है तभी अचानक जी आकर उसे संभाल लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बस इतना कहती है कि उसका पैर मुड़ गया। अब जी उसे उठाकर कार में बैठा देता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बेचारी हायो जी हैंग को उसके पास जाके देख भी नहीं पाती, इसलिए अभी उसके लिए परेशान बैठी होती है। वैसे ये कार एक्सीडेंट जी ने ही प्लान करवाया था ताकि जी हैंग को कुछ टाइम के लिए किनारे किया जा सके और वो उनके रास्ते की रुकावट न बने। अब ओपनिंग सेरेमनी में जाते टाइम जी का एक आदमी कंफर्म करके बताता है कि जी हैंग को जो चोट लगी है वो सीरियस नहीं है, बस माइनर इंजरीज हैं, लेकिन अब वो थोड़े दिनों के लिए काम करने की कंडीशन में नहीं है। वैसे ये एक्सीडेंट उसने जियाली के थ्रू करवाया था। वैसे अब जी हैंग इनके
काम में टांग नहीं अड़ाएगा। इससे अब पूरी गैंग को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब वेहाओ के केस को नए कंपैरेटिवली कम परेशानी खड़ी करने वाले ऑफिसर्स के साथ आसानी से हैंडल किया जा सकता है। और साथ ही हायो भी रिलैक्स होती है कि जीहैंग को ज्यादा चोट नहीं आई। अब ये लोग क्लब की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचते हैं और क्लब में अंदर जाते ही हायो अपने मेकअप के टचअप का बहाना बना के बैक स्टेज आ जाती है और किसी को कॉल करने लगती है कि तभी अचानक उसके सामने वेहाओ आ जाता है, जो किसी तरह जेल से छूट गया था। वैसे अभी वो थोड़ा ड्रग्स के नशे में होता है और गुस्से में हायो पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से वो अरेस्ट हुआ और वो उसे धमकी देता है कि वो उसका चेहरा बिगाड़ देगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा ताकि जी उसे छोड़ दे और उसकी शक्ल तक न देखे। लेकिन हायो बिल्कुल भी डरती नहीं है। वो सीधा उसे चैलेंज करती है और कहती है कि वो जो करना चाहता है कर ले, ताकि सब लोग देख सकें कि जब वो ड्रग्स के नशे में होता है तो कैसे लोगों को हर्ट करता है। यह कहकर उसे सबके सामने ले जाने लगती है। तो वो उसे पकड़ के क्लियरली कहता है कि अगर मैं गया तो समझ तू भी गई, गिरेंगे तो दोनों साथ गिरेंगे। तभी चियाली वहाँ पर आ जाती है और गुस्से में भड़के हुए वेहाओ को रोक लेती है। वो उसे समझाती है कि क्लब की ओपनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टाइम कोई भी पंगा लेना ठीक नहीं होगा। अगर अंकल को पता चल गया तो बात बहुत बिगड़ सकती है। फिर जियाली उसे वहाँ से ले जाते हुए याद दिलाती है कि उसे बाहर निकालने के लिए उसने कितनी बड़ी परेशानी उठाई। एक पुलिस वाले का कार एक्सीडेंट करवाना पड़ा ताकि उसे बचा सके। तभी जियाली को उसका हाथ देख पता चलता है कि वेहाओ ड्रग्स के असर में। तो वो सीधा उससे पूछती है कि तुमने ड्रग्स क्यों लिए, तुमने कहा था ना कि तुम क्विट कर दोगे। वेहाओ रोते हुए मान लेता है कि फैशु की मौत की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। आज उसके गुजरने का 7वां दिन है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब जियाली उसे ड्रग्स नहीं देती तो वो उसका गला दबाने लगता है, फिर माफी मांगकर उसे छोड़ देता है। तो जियाली उसके हाथों को बांधकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगता है कि वो उसे ड्रग्स का थोड़ा सा ही डोज दे दे और उसे सिस्टर कहकर बुलाता है। ये सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और मजबूरी में उसे थोड़ा सा डोज दे देती है। लेकिन फिर उसका मुंह बंद करके कहती है कि सेरेमनी खत्म होने तक वो चुपचाप वहीं रहे, वो उसे जल्दी ही लेने आएगी। ये कहकर चली जाती है और उस रूम का डोर भी लॉक कर देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हायो ये सब देख रही है। उसके बाद दिखाते हैं कि हायो ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही होती है और अपनी एक स्टाफ मेंबर के साथ होती है। तभी चियाली वहाँ पर आती है और अपने साथ एक शुई नाम की लड़की को लेकर आती है, जो अभी ब्यूटी क्वीन बनी है और काउंसलर जो की गॉड डॉटर है। जियाली अनाउंस करती है कि नाइट क्लब की ओपनिंग सेरेमनी में रिबन कटिंग अब हायो नहीं बल्कि शुई करेगी, ताकि अंकल कुन काउंसलर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकें। वो ये भी हिंट देती है कि फ्यूचर में शुई मिसेस जी बन सकती है। लेकिन हायो इन सब पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। अब जियाली हायो के स्टाफ मेंबर को बोलती है कि शुई के लिए ड्रेस और शूज लेके आओ। तो वो स्टाफ मेंबर मना कर देती है कि मिस्टर जी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं हायो के साथ ही रहूं और उनकी हेल्प करूं। ये सुनकर जियाली उसे थप्पड़ मार देती है और बहुत बुरा बिहेव करती है। तो हायो बीच में आती है और आगे होके नॉर्मल तरीके से शुई से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और फिर वो उसके लिए कुछ हील्स लेके आती है और खुद अपने हाथों से पहनाती भी है। शुई उन हील्स को ट्राई करने के बहाने हायो के हाथ को कुचल देती है, पर हायो कुछ नहीं कहती और भोली बनने का नाटक करती रहती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा हो। अब जब हील्स सिलेक्ट हो रहे होते हैं तो शुई गोल्डन हील्स मना कर देती है, ये कहकर कि उसके लिए ये कलर अनलकी है और व्हाइट हील्स पहनने की जिद करती है। तो ये देख हायो तब इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कहती है कि आपकी इस ड्रेस पर तो ये गोल्डन हील्स ही अच्छे लगेंगे। तो जियाली तुरंत कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारी ड्रेस पर व्हाइट हील्स अच्छे लगेंगे, तो क्यों ना तुम अपनी ड्रेस उतार के शुई को दे दो, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और फिर जियाली उसकी बेइज्जती करते हुए उसे एक स्टाफ मेंबर की ड्रेस पहनने को भी दे देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जियाली अकेले ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ हायो आती है, वो भी स्टाफ मेंबर की वही ड्रेस पहने हुए, और वो जियाली को बातों में फंसा कर उसके कपड़ों पे ड्रिंक गिरा देती है और उससे टकरा के चले जाती है। लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि हायो ने उसकी ड्रेस में से उस रूम की चाबी चुरा ली है जिस रूम में उसने वेहाओ को लॉक किया था। और यहाँ शुई हायो की ड्रेस पहन के बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि हायो मास्क पहनती है और स्टाफ मेंबर को ब्लैंकेट लाने के लिए भेज देती है, ताकि उसके पास एक रीजन हो वहाँ रुकने का। अब जैसे ही वो स्टाफ मेंबर वहाँ से जाती है, हायो चुपके से जियाली की कीस लेती है और वेहाओ को जहाँ बंद किया गया था वहाँ जाकर उसे आजाद कर देती है और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। उधर सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। अंकल कुन गेस्ट के सामने क्लब की क्लीन इमेज दिखाने की
कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक शुई स्टेज पर चिल्लाती हुई आती है कि बचाओ बचाओ, और तभी उसके पीछे से वेहाओ स्टेज पर आ जाता है। वो पिंक ड्रेस पहनी लड़की को हायू समझकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दरअसल में शुई ही होती है। वो उसे मारने लगता है और चिल्लाता है कि उसे किसी का डर नहीं है, आज वो उसे नहीं छोड़ेगा। और इस चक्कर में पूरे इवेंट की धज्जियां उड़ जाती है। सब जने इस नजारे को देख शॉक में होते हैं, और जो भी रिपोर्टर्स वहाँ पर होते हैं उन्हें मिर्च मसाले वाली खबर मिल जाती है। तभी जी तुरंत फेलोंग को ऑर्डर देता है कि पूरा एरिया लॉकडाउन कर दो ताकि कोई भी न्यूज बाहर न जा सके, और उसके बाकी के आदमी स्टेज पर आकर शुई और वेहाओ को अलग करते हैं। अब पूरे तमाशे के बाद काउंसलर जो गुस्से में अंकल कुन से जवाब मांगते हैं, लेकिन उनकी तो बोलती ही बंद होती है, और यहाँ सारे रिपोर्टर से उनके कैमरास ले लिए जाते हैं। इसके बाद अंकल कुन जियाली और जी के पास आते हैं और बहुत गुस्से में दिख रहे होते हैं। और तब बैठे बैठे जियाली नोटिस करती है कि उसके पॉकेट में तो चाबी है ही नहीं, और तब उसे समझ आता है कि ये सब तो हायू की प्लानिंग थी। और वो गुस्से में सीधा हायू पर इल्जाम लगा देती है कि तुमने जानबूझकर अपनी ड्रेस शियू को पहनने को दी ना, ताकि वो पहने और वेहा उस पर अटैक करे, और तुमने ही उसे बाहर निकाला ना। लेकिन हायू मना कर देती है और कहती है कि जियाली ने ही जबरदस्ती उसे कपड़े चेंज करने को बोला था, और स्टाफ मेंबर इस बात की विटनेस है क्योंकि वो पूरा टाइम उसके साथ थी। और स्टाफ मेंबर भी हायू के फेवर में ही बोलती है कि वो मेरे ब्लैंकेट लाने का वेट कर रही थी और कहीं पर भी नहीं गई। फिर हायू जियाली से कहती है कि उसे कैसे पता होता कि वेहाओ कहाँ पर है, और वो ड्रग्स के इफेक्ट में। अब गुस्से में जियाली उसे थप्पड़ मारने चाहती है तो जी हायू को बचा लेता है, और अंकल कुन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, और वो खुद जियाली को थप्पड़ लगा देते हैं और उसकी बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वेहाओ ने आज उनकी रेपुटेशन और गुडविल को मिट्टी में जो मिला दिया था। और जी को ऑर्डर देते हैं कि वेहाओ को द कैनल ले जाओ और कड़ी से कड़ी सजा दो। ये सुनकर जियाली भीख मांगने लगती है कि ऐसा मत करो, लेकिन अंकल कुन उसकी एक नहीं सुनते। वैसे जी को सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो पहले सिचुएशन हैंडल करता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेहाओ को द कैनल, जो कि एक कैद खाने जैसी जगह है, वहाँ लाकर कैद कर दिया जाता है, और जी उसके सेल में एक कुत्ता छोड़ देता है, जिसके बाद तो उसके चीखने की आवाजें आती है, लेकिन जी शांति से वहाँ बैठा होता है जैसे उसके लिए ये आम बात हो। वैसे द कैनल में उन लोगों को सजा दी जाती है जो लोग अंकल कुन को धोखा देते हैं, यानी गद्दार। बाहर वेहाओ के लिए जियाली भीख मांग रही होती है और चिल्लाती है कि प्लीज उसे छोड़ दो, और पास ही में कार में बैठी हुई हायू को ये सब देख बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आज उसने वेहाओ से अपने गॉडफादर की मौत का बदला ले लिया था। अब थोड़ी देर बाद वेहाओ की सजा पूरी हो जाती है तो उसे उस जगह से बाहर ले जाया जाता है। फिर फेलोंग जी को बताता है कि कल जी हाँ डुचन टेम्पल में ही था, लेकिन पुलिस कम्युनिटी इवेंट को अटेंड करने आया था। अब ये सब जी को इत्तेफाक तो नहीं लगता, इसलिए वो फेलोंग से कहता है कि जीहेंग पर नजर रखो और उसके बारे में और पता करो, उसके पास्ट से लेके अब तक का सब कुछ, और जितने भी इंटरेक्शंस हायू और जीहेंग के बीच हुए हैं वो भी। दरअसल आज शाम को जी ने हायू और जीहेंग को एक दूसरे को प्यार से देखते हुए देख लिया था, और यही बात उसके मन में खटक रही होती है कि उन दोनों के बीच आखिर है क्या। अगले सीन में दिखाते हैं कि जी हायू के हाथ की चोट पर पट्टी कर रहा होता है और बताता है कि इवेंट में जो कुछ भी हुआ उसकी 1% भी न्यूज मीडिया में नहीं आएगी, और फिर उसे एक चाबी देते हुए बताता है कि अब से वो नाइट क्लब तुम्हारा है। दरअसल हायू का भाई उसे ये जगह देना चाहता था, लेकिन जियाली ने उसे कर्ज में डुबा के वो जगह उससे छीन ली, लेकिन अब जी ने उस जगह को एक लीगल बिजनेस बना दिया है। वो कहता है कि वो मानता है कि आज उस क्लब की ओपनिंग खराब रही, लेकिन फिर वो हायू को बॉस लेडी कहकर कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और फिर खुद उसके गले में वो चाबी का नेकलेस पहनाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जियाली द कैनल से वेहाओ को वापस ले आती है, जो बुरी तरह इंजर्ड होता है, और उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। वैसे अब जियाली को पूरा यकीन होता है कि हायू ही सब कुछ प्लान कर रही है, इसलिए वो एक नया प्लान बनाती है और वेहाओ को एक यूएसबी देती है जिसमें एक नकली ब्लैक लेजर है। वो उसको चारे के रूप में यूज करके हायू को फंसाने का डिसाइड करती है। वो वेहाओ से कहती है कि वो जानबूझकर इसकी इंफॉर्मेशन हायू तक पहुंचाए, क्योंकि उसे लगता है कि हायू इस पर रिएक्ट जरूर करेगी और अपने कांटेक्ट से मिलने आएगी, यानी जो भी उसके मिशन में उसका साथ दे रहा है वो। उसके लिए अब यही एक तरीका है जिससे वो अंकल कुन के सामने अपनी सफाई दे सकती है और अपनी खोई हुई पोजीशन वापस पा सकती है। अब वेहाओ जैसे खुश होते हुए जियाली को हक करने जाता है तो उसे पीठ पर एकदम से दर्द होता है। दरअसल वेहाओ की सजा जल्दी खत्म इसलिए हुई है क्योंकि अंकल कुन के कहने पर जियाली ने अपने आप को उनके पार्टनर काउंसलर जो को सौंप
श्राप दिया था। अब जब वेहाओ उसके जख्म देखता है तो उसके अंदर बदला लेने की आग और भड़क उठती है। वो कसम खाता है कि हायू ने जो कुछ भी उनके साथ करा है वो उसका बदला जरूर लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हायू फेहू के साथ नाइट क्लब आती है अपनी ओनरशिप क्लेम करने। तभी उसका सामना जियाली और वेहाओ से हो जाता है जो अपने पुराने ऑफिस से निकल रहे होते हैं। वेहाओ उसे देख ताना मारता है कि अब जब ये जगह हमारी है ही नहीं तो सोचा आखिरी बार यहाँ एंजॉय कर लें। ये कहकर अपने सिगरेट वहीं फेंक कर जियाली के साथ वहाँ से चले जाता है। वैसे अंदर आते ही फेहू और हायू को एक अजीब सी स्मेल आती है तो वो कहता है कि ये स्मेल स्मोक की तो नहीं, किसी चीज के जलने की लग रही है। तो हायू को अब तुरंत शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसे एयर फ्रेशनर लाने के लिए भेज देती है और फिर अकेले उस जगह को चेक करने लगती है। तभी सर्च करते करते उसे डस्टबिन में छुपा हुआ एक यू डिस्क मिलता है और वो तुरंत उसे कंप्यूटर पर लगाकर चेक करती है। उसमें हायू को कुछ फाइल्स मिलती है जो देखने में गैंग के लेजर्स जैसी लग रही थी। अब ये देख वो तुरंत कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि उसे सबसे इम्पोर्टेंट सबूत मिल गया है। तो वहीं जियाली अभी वहाँ एक लगे हुए हिडन कैमरा से उसे ही देख रही थी और जैसे ही वो हायू को जाल में फंसते हुए देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान जी का एक बंदा ये इन्वेस्टिगेशन करने में लगा हुआ होता है कि जीहांग का हायू के साथ क्या कनेक्शन है और कनेक्शन है भी कि नहीं, लेकिन उससे उनके कनेक्शन के एक भी सबूत नहीं मिलते और वो इसी बात की रिपोर्ट जी को देता है। वो अभी उस जगह पर होता है जहाँ हायू अक्सर आया जाया करती है। अब जब वो बंदा वहाँ से जाने लगता है तभी उसकी नजर हायू की एक फोटो पर पड़ती है जो बाकी फोटोज में छुपी हुई थी। वो उस फोटो को जैसे देखने जाता है सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ हायू को दिखाते हैं जो जीहंग से मिलने हॉस्पिटल आती है, लेकिन उसका पीछा जी का एक आदमी कर रहा होता है। तो हायू सीधा उस रूम में घुस जाती है जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए था। अब जी का ये आदमी ये देखता है तो उसे उस पर बिल्कुल शक नहीं होता और वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। यहाँ अंदर दिखाते हैं कि जिस रूम में हायू घुसी थी वहाँ जीहांग एक डॉक्टर के भेष में बैठा हुआ उसका ही आने का इंतजार कर रहा था। अब हायू उससे अपना डाउट शेयर करती है कि मैंने जियाली और वेहाओ का पूरा नाइट क्लब ले लिया, लेकिन फिर भी वो गुस्से में नहीं बल्कि शांत थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है और ऊपर से इतना इम्पोर्टेंट एविडेंस भी इतनी आसानी से मिल गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब जीहंग जब हायू का दिया हुआ डाटा चेक करता है तो कंफर्म करके बताता है कि ये तो फेक है, लगता है ये तुम्हें जाल में फंसाने के लिए बनाया गया है। वैसे अब पीछे हटने के बजाय हायू एक नया प्लान सजेस्ट करती है और कहती है कि क्यों ना इस झूठे खेल को ही आगे बढ़ाया जाए ताकि हम दुश्मन को उनके ही जाल में फंसा सकें। वैसे हायू का दिमाग बहुत तेज है, वो तुरंत प्लान बना लेती है कि जियाली और वेहाओ को उन्हीं के जाल में कैसे फंसाना है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो फीहू को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और बहाना बनाती है कि उसे किसी अननोन सोर्स से लेजर एक्सचेंज की टिप मिली है और उसी अनजान आदमी ने हायू को यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। देन वो सेफ्टी के लिए फीहू को अपना चेहरा छुपाने को भी कहती है। अब ये दोनों जैसे एक वेयर हाउस जैसी जगह पर अंदर जाते हैं तो वहाँ वेहाओ ऑलरेडी मौजूद होता है। उसे लगता है कि उसने हायू को एक पुलिस ऑफिसर के साथ डील करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है और इसी बात की अपडेट वो जियाली को देता है। देन वो उन दोनों के पास आता है और जैसे देखता है कि हायू के कांटेक्ट की जगह फेहू है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और अब दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। वेहाओ फेहू को मार मार के अधमरा कर देता है और फिर हायू पर गुस्सा करता है कि तुम क्या खेल खेल रही हो। तभी हायू उसके कोट के जेब में यू डिस्क रख के फेहू के सामने उस यू डिस्क को उसी की जेब से निकाल कर ड्रामा करने लगती है कि वही है जो पुलिस के साथ मिला हुआ है और गैंग की इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को दे रहा है ताकि जब जी के सामने ये बात आए तो फेहू की गवाही से हायू इनोसेंट प्रूव हो जाए। अब ये देख वेहाओ को बहुत गुस्सा आता है, वह हायू का गला दबाने लगता है। इसी दौरान दिखाते हैं कि जी भी उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है क्योंकि जियाली ने उसे कॉल करके यहाँ बुला लिया था। वो उससे कहती है अंदर चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा शो दिखाती हूँ। जी को उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था तो वो कहती है उस शो में हायू भी है। अब ये सुनकर वो जियाली के साथ आने लगता है और उन्हें दूर से आते हुए देख हायू वेहाओ को और भड़काती है और धीरे से उसके कान में कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अब ये सुनते ही वो तो अपना आपा ही खो देता है और चाकू निकालकर उसे मारने जाता है तो हायू फौरन से उसके हाथों को पकड़ लेती है और तभी जियाली और जी अंदर आ जाते हैं और हायू की जान खतरे में देख इस बार जी अपना आपा खो देता है और वेहाओ को बहुत मारता है। तो वहीं जियाली उसे तो समझ नहीं आता कि उनका खेल पलट कैसे गया। खैर अभी वो फौरन से वेहाओ को जी के गुस्से से बचाती है जिस चक्कर में उसे भी एक डंडा लग जाता है और फिर
हायो रोने धोने का नाटक करते हुए जी को यू डिस्क देते हुए कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर ये सबूत संभाल कर रखा है। अब जियाली घबरा जाती है और हायो की चाल को एक्सपोज करने की कोशिश करती है और मान लेती है कि हाँ, मैंने ही जाल बिछाया था, लेकिन जोर देकर ये भी कहती है कि हायो के पास जो सबूत है वो नकली है। लेकिन उसका प्लान पूरी तरह पलट जाता है क्योंकि जब यू डिस्क चेक होती है तो उसमें असली सबूत निकलते हैं। दरअसल हायो ने वही सबूत यूज किए थे जो उसने लास्ट टाइम अपने गॉडफादर रेंची को दिए थे। अब सबूत देख गुस्से में जी लैपटॉप ही तोड़ देता है और हायो के गेम को फाइनल ट्विस्ट तब मिलता है जब जी हैंग वहां आकर वेहाओ को पुकारने लगता है। दरअसल वो खुद को ऐसे दिखाता है जैसे वेहाओ सच में उसे मिला हुआ हो। अब जी को पूरा यकीन हो जाता है कि असली गद्दार वेहाओ ही है। अब वो बिना देरी किए फेलोंग को ऑर्डर देता है कि वेहाओ और जियाली दोनों को घसीटकर द कैनल ले जाए। अब जियाली को बचाने के लिए वेहाओ सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और जी उसे मौत की सजा सुनाता है। अब जियाली ये सुनकर जी से भीख मांगने लगती है, लेकिन जी उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं दिखाता और हायो को उठाकर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो हायो को घर लाकर उसकी अच्छे से केयर करता है क्योंकि उसके हाथ पर थोड़े चोटों के निशान थे। तभी फेलोंग वहाँ आकर जी को बताता है कि सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर ने अपने आदमियों के साथ पूरे विला को घेर लिया। ये सुनकर जी हायो को वार्न करता है कि इसी कमरे में रहना और बाहर मत आना, ये कहकर चले जाता है। अब फेलोंग जी को गन देता है, लेकिन जी कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं। वैसे अंकल कुन जब सिटी से बाहर होते हैं तब भी उन्हें विला की सिचुएशन की खबर मिल जाती है, तो वो बीच में पढ़ने के बजाय डिसाइड करते हैं कि वो सुबह तक वेट करेंगे और फिर सब कुछ हैंडल करेंगे। यहाँ जी थर्ड एल्डर से मिलता है तो वो जी पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो वेहाओ को छोड़ दे, नहीं तो वो यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता बल्कि शांत रहता है। तभी थर्ड एल्डर को सेकंड एल्डर से कॉल आता है कि बिना जी की परमिशन के वो लोग शिंचू पोर्ट पर बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने लोगों को लेकर जा रहा है। फिर दूसरा कॉल थर्ड एल्डर को अपने घर से मिलता है और पता चलता है कि जी के आदमियों ने उसकी फैमिली को घेर लिया था, यानी अगर थर्ड एल्डर ने कुछ भी कदम उठाया तो उसकी भी फैमिली बचेगी नहीं। अब उसे समझ आता है कि अंकल कुन जी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। वैसे अब जी थर्ड एल्डर को एक ऑफर देता है कि वो उनके शिंचू पोर्ट वाले बिजनेस में उनसे पार्टनरशिप कर सकता है, बस वो वेहाओ का साइड न ले तो। अब स्टेबल प्रॉफिट का लालच देखकर एल्डर तुरंत अपनी पार्टी बदल लेता है, यानी जी की साइड हो जाता है और इवन ये तक कहता है कि आज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और समझो कि हम दोनों आज मिले ही नहीं है। यानी वो अपना मुंह बंद रखने का फैसला करता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। देन जी फेलोंग से कहता है पता करो कि इस चालाक लोमड़ी को अंदर आने किसने दिया और मार डालो उसे। अब ये सुनते ही वहाँ खड़ा एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर जी से माफी मांगता है क्योंकि उसने एल्डर को अंदर आने दिया था। लेकिन जी फेलोंग से कहता है इसे शांति से मारना, कहीं आवाज से हायो डर न जाए। अब वो हायो के पास आ ही रहा होता है कि तभी उसके रूम से आवाज आती है और वो फौरन से गन लेकर वहाँ पहुँचता है तो सामने से हायो ने भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाकू पकड़ा होता है क्योंकि वो अभी तक शॉक में थी। अब हायो को सेफ देख जी की जान में जान आती है और तभी फेलोंग उस आदमी को मार देता है और गन की आवाज से हायो डर जाती है तो जी उसे शांत करता है और तसल्ली देता है और समझाता है कि वो उसे वो सब देगा जो वो चाहती है और जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा वो उन पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा। लेकिन साथ ही वो उसे सख्त वार्निंग भी देता है कि चाहे वो उसकी हिफाजत करे लेकिन वो कभी भी अंकल को या गैंग के साथ गद्दारी करने की कोशिश नहीं करेगी, यानी वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगी। यहाँ जियाली को जब पता चलता है कि अब कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है तो वो टूट जाती है। तो वहीं जियांग जब अपनी कार में बैठता है तो उस कार में बॉम्ब होता है। ये देख वो भागने की कोशिश करता है लेकिन कार का दरवाजा खुलता ही नहीं। अब जैसे ही बॉम्ब का टाइम लिमिट खत्म होता है तो वो फटता नहीं है बल्कि उसके लिए जैसे कोई वार्निंग होती है और शायद ये सब जी ने करवाया होता है। और यहाँ मजबूरी में जियाली वेहाओ को गोली मार देती है और रोने लगती है। तो वहीं अब जी के दिमाग में बस जियाली की ही बातें घूम रही थी कि हायो असल में पुलिस की भेजी हुई एक चाल है जो अंदर से सबको बर्बाद करने आई है और अब उसे भी हायो पर शक होना शुरू हो जाता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।